बच्चों, आज हम लोग URTS 11 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। कह रहे हैं लाइट वेव इज इंसिडेंट नॉर्मली ओवर अ स्लिट ऑफ विड्थ 24 into 10 to the power -5 centimeter, right? The angular position of second dark fringe from the central maxima is 30 degree. What is the wavelength of light? ये आपसे पूछा गया है, राइट? तो देखें, तो आपको बताइए स्लिट विड्थ दी हुई है कितनी, 24 into 10 to the power -7 मीटर। ओके, सेंटीमीटर में दिया हुआ था, मीटर में हमने कन्वर्ट किया। आपसे पूछा गया व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड डार्क फ्रिंज दिया हुआ है 30 डिग्री, राइट? तो बताओ, यहाँ पे हम लिखते थे एंगुलर पोजीशन d sin थीटा डेल्टा x इक्वल टू लिखते थे n लैम्डा के बराबर। क्या बताओ, ये डार्क की कंडीशन होती थी सिंगल स्लिट के लिए, राइट? तो बताओ d तुम्हें दिया हुआ है कितना, 24 into 10 to the power, या d यहाँ पे हमने क्या लिखा है a, तो a लिख देते हैं इसको, राइट? तो a sin थीटा ये हो गया 24 into 10 to the power -5 इक्वल टू हुआ into sin थीटा। ओके, तो ये साइन हुआ 30 इक्वल टू आया आपके पास n लैम्डा। n कितना दिया हुआ है, 2 into लैम्डा। ओके, तो ये हो गया 24 into 10 to the power -7, ओके, into 1/2 इक्वल टू 2 into लैम्डा, राइट? तो ये आ गया हमारे पास 6 into लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 into 10 to the power -7 मीटर। ओके, यानी बताइए ये आ जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। यानी बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा, पहला यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं a single slit of width d is placed in path of beam of wavelength lambda. The angular width of principal maxima obtained is। बताओ एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हम लिखते थे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हम लिखते थे वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताओ थीटा इक्वल टू लिखते थे हम लैम्डा बाई ए। ओके, क्या बताइए जब सेंट्रल मैक्सिमा की बात करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा पे क्या बताइए, ये सेंट्रल मैक्सिमा ये एंगल भी बनता था ऊपर थीटा, ये एंगल भी बनता था थीटा। यहाँ आपको बताओ फर्स्ट मिनिमा रिसीव होगा, यहाँ भी फर्स्ट मिनिमा रिसीव होगा। तो इसका जो एंगुलर विड्थ आया, ये एंगुलर विड्थ बच्चों 2 थीटा आया। यानी बताइए यहाँ पे जो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा लिखोगे तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा आपको मिलेगा 2 थीटा, राइट? तो बताइए 2 थीटा यानी 2 लैम्डा बाई ए बच्चों। ओके, तो बताओ एक की जगह यहाँ पे इन्होंने डी लिया है क्योंकि डी क्या है, स्लिट विड्थ, तो इसको हम लिख देंगे क्या, 2 लैम्डा बाई डी। ओके, तो यानी ऑप्शन कौन सा तुम्हारा, तीसरा यहाँ पे सही होता हुआ। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर इज एविडेंट बाय। तो बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स है नेचर में, ये किससे एविडेंट होता है, तो हम ये एविडेंट किससे देखते हैं, पोलराइजेशन से, राइट? पोलराइजेशन से ही जो ट्रांसवर्स लाइट होती है वो पोलराइज हो सकती है। तो बताइए ये जो है जो फिनोमेना पता लगता है वो किससे, पोलराइजेशन से। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल इंटरफेरेंस मैक्सिमा फॉर अ स्लिट सेपरेशन इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज। तो बताओ डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, स्लिट सेपरेशन दिया हुआ है यानी एक स्लिट दोनों स्लिट्स के बीच का गैप। ओके, तो जो डी है ये 2 लैम्डा के बराबर दिया हुआ है, तो ये S1 और ये S2, तो S1 और S2 के बीच बताइए जो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हो सकता है ये 2 लैम्डा हो सकता है, राइट? तो बताओ जब डेल्टा एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है, तो आपने कहा 0 लैम्डा और 2 लैम्डा। क्या बताओ इन तीनों वैल्यूज के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे मैक्सिमा देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे ब्राइट देखने को मिलेगा। ओके, तो बताओ जब पाथ डिफरेंस 0 रहा होगा तो आप कहेंगे यहाँ पे मिला होगा क्या, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बताइए इसके ऊपर जब पाथ डिफरेंस लैम्डा रहा होगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको फर्स्ट मैक्सिमा।
क्या बताओ इसके बाद यहाँ सेकंड, क्या बताओ जितने मिले ऊपर उतने ही मिलेंगे नीचे, ओके। तो टोटल कितने मिलेंगे 5, राइट। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड यहाँ पे हमारा सही होता हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट uses a monochromatic source, the shape of interference fringe formed on the screen। तो बताओ ये फ्रिंज है, तो फ्रिंज के कारण तुमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है। तो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करोगे तो क्या बताओ यहाँ पे आपको मिलता था क्या, स्ट्रेट लाइन, ओके। क्या बताओ ये स्लिट है, तो स्लिट में अगर तुमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की यानी एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट यूज की तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन का पैटर्न देखने को मिलने वाला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं when an unpolarized light of intensity I naught is incident on a polarizing sheet, the intensity of light which does not get transmitted is। तो बताओ अगर आप ये पोलराइजिंग शीट से एक अनपोलराइज्ड लाइट को गुजारते हो तो अनपोलराइज्ड लाइट जिसकी इंटेंसिटी I इक्वल टू लेट्स से I नॉट है, ठीक है। तो क्या बताइए जब ये पोलराइज्ड होके निकलती थी तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी कहते थे आधी हो जाती थी, राइट। तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी जो मिलती थी वो मिलती थी I नॉट बाई 2। तो I नॉट बाई 2 पास हो गई, तो कितनी पास नहीं हुई, तो आप कहेंगे I नॉट बाई 2, ओके। क्या बताइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पार्ट डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6 इज I। If I naught denotes the maximum intensity, I by I naught is equal to, okay। तो देखें डेल्टा फाई इक्वल टू होता था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, राइट। तो बताओ डेल्टा फाई इक्वल टू होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी, लैम्डा बाई 6। तो बताओ लैम्डा से लैम्डा गया, डेल्टा फाई की वैल्यू आ गई पाई बाई 3, ओके। तो बताओ डेल्टा फाई की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। I इक्वल टू हम लिखते थे क्या, कह रहे हैं I नॉट इज मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो बताओ ये लिखेंगे I नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, ओके। I नॉट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, ओके। तो बताओ ये हो गया I नॉट कॉस स्क्वायर, फाई कितना आया था पाई बाई 3, तो ये बन गया पाई बाई 6, ओके। तो बताओ cos पाई बाई 6 हुआ √3/2, स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा कितना 3/4 I नॉट। ये आ गया क्या I। तुमसे पूछा गया है क्या I बाई I नॉट, तो I बाई I नॉट हमें मिल गया कितना 3/4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय। क्या बताइए ट्रांसवर्स वेव के लिए इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता था, यस। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड के लिए भी इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है, यस। क्या बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट तो इंटरफेरेंस फिनोमेना शो करती ही है, यानी ये तीनों शो करती हैं, तो ऑप्शन कौन सा, 4th होता हुआ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं if two lights of wave having same frequency have intensity ratio 4:1, the ratio of maximum to minimum intensity in the pattern will be। तो बताओ I max by I min लिखना है, ओके। I max क्या लिखते थे, तो I max लिखते थे √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और I min लिखते थे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ओके। तो √I1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, प्लस बताओ √I2 1, इसका होल स्क्वायर, अपॉन बताइए √I1 कितना 2 माइनस √I2 कितना 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारे पास कितना 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, ओके। तो ये आ गया तुम्हारे पास 9:1, यानी ऑप्शन कौन सा, पहला यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू सोर्सेज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज 3:5, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज, ओके। तो बताओ एम्पलीट्यूड का रेशियो A1/A2 कितना दे रखा है भाई साहब, 3:5, ओके। तो बताओ A1 को हम लिख सकते हैं 3A0 और A2 को लिख सकते हैं 5A0, ओके। क्या बताइए
आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमम एंड मिनिमम इज, ओके। तो क्या बताइए, आप कह सकते हैं जो आई है वो प्रोपोर्शनल किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, तो कह सकते हैं रूट आई वन प्रोपोर्शनल होगा किसके, 3a0 के। साथ ही साथ रूट आई टू प्रोपोर्शनल होगा किसके, 5a0 के, राइट। आपसे पूछा गया है वही आई मैक्स और आई मिन का रेशियो। तो बताइए आई मैक्स और आई मिन का रेशियो लिखेंगे क्या, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, ओके। कोई समस्या? तो बताइए, यहाँ पे रूट आई वन की जगह लिख सकते हैं कितना, 3a0, रूट आई टू की जगह लिख सकते हैं कितना, 5a0, अपॉन बताइए रूट आई वन की जगह लिखा 3a0 और रूट आई टू की जगह 5a0। क्या बताओ, इसका स्क्वायर ऊपर वाले का भी स्क्वायर। तो बताओ आई मैक्स बाई आई मिन हमारे पास आ गया, आई मैक्स बाई आई मिन हमारे पास आ गया बच्चों, a नॉट कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 16:1, ओके। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, तीसरा यहाँ पे सही होता हुआ। Question number 11. The phase difference between 2 points separated by 0.8 meter in a wave of frequency 120 Hz is 0.5 pi. The wave velocity is, okay? Wave velocity पूछी गई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो अगर आप लैम्डा निकाल लें तो आपको वेव की वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बताओ आपको क्या दिया हुआ है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा फाई इक्वल टू लगाइए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई आपके पास है कितना, 0.5 पाई इक्वल टू हुआ 2 पाई बाई लैम्डा, हमें निकालना है डेल्टा एक्स 0.8, ओके। तो बताओ पाई से पाई गया, ये आ गया तुम्हारे पास लैम्डा इक्वल टू ये 1/2, तो 4 इंटू 0.8 दैट इज 3.2 मीटर, ओके। तो लैम्डा हमें 3.2 मीटर मिल गया। आपसे पूछा गया है क्या, वेव वेलोसिटी, तो वेव की वेलोसिटी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी बताइए कितना, 120 हर्ट्ज, लैम्डा बताइए कितना, 3.2, ठीक। कैलकुलेट किया, ये आ गया 384 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा, तीसरा यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं 2 कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज। तो बताओ डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या आती थी, डेल्टा फाई की जो वैल्यू हो, डेल्टा फाई की जो वैल्यू हो वो कितनी हो, 2n-1 पाई, ओके। तो बताइए यानी पाई का ऑड मल्टीपल, तो यानी कौन सा ऑप्शन, सेकंड यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों, ओके। क्या बताइए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर लाइट ऑफ विच कलर द फ्रिंज विड्थ विल बी मिनिमम। तो बीटा इक्वल टू हम लिखते हैं फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी, ओके। जहां पे कैपिटल डी है स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, जबकि स्मॉल डी है स्लिट्स के बीच का गैप। तो बताओ जो बीटा है, ये बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के। तो जिसका लैम्डा जितना कम उसका बीटा उतना कम, ओके। तो बताइए लैम्डा सबसे कम किसका इन सब में, तो आपने कहा वायलेट, रेड, ग्रीन और येलो दे रखे हैं ऑप्शन में, इनमें बताइए सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, तो रेड का बीटा सबसे ज्यादा होता, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, तो वायलेट का बीटा सबसे कम होगा, ओके। यानी बताइए ऑप्शन हमारा पहला सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द पाथ डिफरेंस शुड बी। तो बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाई इक्वल टू हम लिखते थे 2n पाई, यानी बताइए पाई का इवन मल्टीपल, ओके। तो बताइए डेल्टा फाई को हम लिखते थे 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया क्या, 2n पाई। क्या बताओ पाई और 2 निपटते हुए डेल्टा एक्स की वैल्यू आती हुई n लैम्डा, ओके। यानी बताइए कौन सा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं for thin mica sheet of thickness t and refractive index mu is placed in the path of one of the interfering beams as shown in the figure,
the whole interference pattern shifts toward the mica sheet by, okay? तो बताएं जो शिफ्टिंग होती थी वो शिफ्टिंग हम लिखते थे क्या, म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी वाई स्मॉल डी, ये लिखा जाता था, राइट? क्या बताइए, स्मॉल डी इनके बीच की डिस्टेंस होती थी। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2d, यहाँ पे 2d लिख दिया। म्यू की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 5/3, तो 5/3 माइनस 1 टाइम्स टी इंटू डी वाई 2d, तो बताइए ये आ गया तुम्हारे पास 2/3 टाइम्स टी डी वाई 2d, तो बताओ ये कैंसिल होता हुआ ये बचा टी डी वाई 3d, ओके? यानी बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा पहला सही होता हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू इक्वली ब्राइट स्लिट्स आर कोहेरेंट बट ऑफ फेज डिफरेंस π/3 इफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज I0। क्या बताओ दोनों के बीच इनिशियल ही फेज डिफरेंस π/3 है, तो अगर दोनों के बीच यानी S1 और S2 के बीच इनिशियल से ही फेज डिफरेंस कितना है, π/3, यानी जो सोर्स से जिससे बने होंगे वो सोर्स एक्चुअल में यहाँ कहीं रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा ऐसे, तो S1 तक जाने के लिए लाइट रे को कम चलना पड़ा होगा, S2 तक जाने के लिए ज्यादा चलना पड़ा होगा, ओके? तो बताओ सेंटर पे जो बनेगा, आप कह सकते हैं स्क्रीन के सेंटर पे जो बनेगा यहाँ फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू π/3, राइट? तो बताइए इफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन इज I0, तो I मैक्स कितना दे रखा है, I0, ओके? क्या बताओ द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द स्लिट, तो स्लिट से इक्विडिस्टेंट यही पॉइंट होता है सेंटर, राइट? तो देखें क्या बताइए I कहीं पे भी हम लिखते थे क्या, I मैक्स cos स्क्वायर 5/2, राइट? तो I मैक्स हमें दे रखा है कितना, I0, तो हो गया I0 cos स्क्वायर, बताइए फेज डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें पहले से ही, π/3, राइट? तो cos स्क्वायर 5/2 किया तो ये π/6 हो जाएगा, तो ये बताइए हो गया 3I0/4, यानी ऑप्शन कौन सा हमारा, फोर्थ यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों, ओके? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 0.28 mm and distance between slit and screen is 1.4 meter. The distance between central bright and third bright fringe is 0.9 centimeter. Okay? तो बताइए the value of wavelength of light used is, ये हमसे पूछा गया। बताओ ब्राइट की पोजीशन के लिए हम लिखते थे y इक्वल टू n लैम्डा dy/d, ओके? आपको दे रखा है कि थर्ड मैक्सिमा की लोकेशन कितनी है, 0.9 सेंटीमीटर पे, राइट? कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज 0.9 सेंटीमीटर, यानी बताइए थर्ड मैक्सिमा कहां पे है, 0.9 सेंटीमीटर पे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.9 इंटू 10 टू द पावर -2, ओके? n की वैल्यू कितनी, तो आपने कहा थर्ड ब्राइट फ्रिंज है तो n की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, लैम्डा तो तुमको चाहिए ही चाहिए, ओके? क्या बताओ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट है 0.28 mm, तो 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके? और बताइए ये लिखा हुआ है स्लिट और इसके बीच की डिस्टेंस 1.4 मीटर, तो इसको हमने 0.28 इंटू 10 पावर -3 लिखा, या लिख दें क्या 2.8 इंटू 10 टू द पावर -4, ओके? तो बताइए ये बचा तुम्हारे पास 2, ये आ गया तुम्हारे पास कितना 0.3, राइट? तो बताइए ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.6 इंटू 10 टू द पावर -6, ओके? तो बताइए यानी हो गया तुम्हारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन कौन सा, सेकंड यहाँ पे सही होता हुआ बच्चों, ओके? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं इन यंग्स एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7.8 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट इज 5.2 इंटू 10 पावर -5 सेंटीमीटर, ओके? द वैल्यू ऑफ n फॉर विच n प्लस 1th ब्लू ब्राइट बैंड कोइंसाइड विद nth रेड बैंड इज, ओके? तो बताओ आपके पास यहाँ पे बाइक्रोमेटिक लाइट है, कह रहे हैं y की
किसी वैल्यू पे रेड और ब्लू दोनों का मैक्सिमा मिले, ठीक, तो रेड का कौन सा मैक्सिमा होगा, nth फ्रेगमेंट। तो बताओ रेड का मैक्सिमा अगर nth है तो ब्लू का कौन सा है, n+1th। तो बताओ रेड के लिए y की वैल्यू कितनी लिखोगे, तो लिखोगे क्या, n1 रेड के लिए λ1 dy/d, क्योंकि ब्राइट ही बना है, ठीक। बताओ यही तुम जब लिखोगे ब्लू लाइट के लिए, तो ब्लू के लिए बना होगा n2 λ2 dy/d। ओके, क्या बताओ dy/d से कैंसिल हुआ, हम लिख सकते हैं n1 λ1 बराबर n2 λ2, राइट। n1 कितना, n, λ1 कितना, तो आपने कहा जो रेड लाइट है, इस रेड लाइट के लिए लिखेंगे कितना, 7.8, रेड लाइट के लिए लिखेंगे कितना, 7.8 इंटू 10⁻⁻5, ओके। और ब्लू लाइट के लिए बताइए कितना, n+1, ओके। लैम्डा कितना, 5.2 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर में है, क्या बताइए ये कैंसिल होता हुआ, तो ये हमारे पास बचा 7.8n इक्वल टू 5.2n प्लस 5.2, ओके। तो बताइए ये हमारे पास बचेगा 2.6n इक्वल टू 5.2, n की वैल्यू आ गई बताइए 2, ओके। यानी रेड का कौन सा मैक्सिमम बना होगा, दूसरा, ओके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं टू वेवलेंथ ऑफ λ1 एंड λ2 आर सेंट थ्रू यंग्स डबल स्लिट apparatus simultaneously. What must be the true concerning λ1 and λ2 if the third order λ1 bright fringe is to coincide with fourth order λ2 bright fringe? बताइए जो अभी हम लोगों ने देखा बस वही ये लिखा हुआ है कि दोनों कोइंसाइड कर जाएं ब्राइट फ्रिंजेस, यानी दोनों के लिए y की वैल्यू क्या हो, सेम। तो बताओ जब n1 लिखोगे तो लिखोगे n1 λ1 dy/d, पहले वाले के लिए लिखोगे, तो दूसरी वेवलेंथ के लिए लिखोगे तो कितना, n2 λ2 dy/d, राइट। ये आपस में कैंसिल होंगे, कंडीशन हमारे पास आएगी n1 λ1 बराबर n2 λ2, ओके। ये वैसे भी आपको याद ही रखना है, अच्छे बच्चे से रिजल्ट को याद रखते हैं। n1 कितना, तो आपने कहा λ1 का कौन सा, थर्ड ऑर्डर, तो 3 λ1 इक्वल टू λ2 का कौन सा, फोर्थ ऑर्डर, तो 4 λ2। तो बताइए आ गया तुम्हारे पास क्या, 3 λ1 इक्वल टू 4 λ2, ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 mm if whole apparatus is dipped in water of refractive index 4/3 without disturbing the arrangement the new fringe width will be। तो बताइए बीटा इक्वल टू हम लिखते हैं लैम्डा dy/d, तो बताओ बीटा इक्वल टू अगर तुम लिखोगे लैम्डा dy/d, क्या बताइए जब आप मीडियम को बदलते हैं तो लैम्डा हो जाता है λ/μ, ओके। तो बताओ अगर लैम्डा चेंज होगा तो लैम्डा डैश बनेगा λ/μ। तो बताइए कैपिटल डी और स्मॉल डी में तो तुमने चेंज किया नहीं, तो बताओ बीटा भी जो बनेगा, जो नई फ्रिंज विड्थ होगी बीटा डैश, वो हो जाएगी β/μ, राइट। तो बताइए अगर आपको बीटा डैश की वैल्यू चाहिए तो आप कहेंगे सर जो भी बीटा हमारे पास आया था, बीटा कितना था बेटे, तो बीटा था हमारे पास 0.4 mm, इसको म्यू से डिवाइड दे दीजिए, म्यू वाटर का कितना 4/3, तो बताइए ये आ गया 0.3 mm, ओके। यानी बताइए ऑप्शन कौन सा पहला यहाँ पे सही होता हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स आर अनइक्वल देन। तो बताओ अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल होगा तो आप कहेंगे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो दिखेगा a1 प्लस a2, राइट। क्या बताओ एम्पलीट्यूड अगर सेम होता है, अगर a1 और a2 एक दूसरे के बराबर होते हैं तो हमें ये दिखाई देगा कितना 2a0, और बताओ a मिनिमम इस केस में दिखाई देता है 0, राइट। तो क्या बताइए इस केस में आप कह सकते हैं, और अगर ये a0 के बराबर है तो ठीक है, इस केस में आप कह सकते हैं कि आपको कॉन्ट्रास्ट अच्छे से दिखेगा,
क्या बताओ, अगर इंटेंसिटी यहाँ पे दोनों की I1 और I2 अगर I0 के बराबर हो तो आप कहते हैं I मैक्स दिखता है कितना, 4I0, राइट। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। तो जब आप cos फाइव की वैल्यू, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो cos फाइव की वैल्यू आप जब रखेंगे 1, यानी फाइव की वैल्यू 0, I1 और I2 को I0 के बराबर रखेंगे तो I मैक्स आपको 4I0 के बराबर मिलता है, राइट। क्या बताइए, जो I मिनिमम आप निकालते हैं वो आपको मिलता है 0 के बराबर, ठीक, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट दिखेगा अच्छा खासा, लेकिन जब अनइक्वल एम्पलीट्यूड होगा तो ये A1 माइनस A2 बनेगा, ये 2A0 ये A1 प्लस A2 बनेगा, ये 2A0 आने वाला नहीं है, 2A0 से कम होगा। जबकि जो A मिनिमम है, ये A मिनिमम भी 0 होने वाला नहीं है, कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। सिमिलरली I मैक्स की वैल्यू 4I0 से कम होगी, और साथ ही साथ I मिनिमम भी 0 होने वाला नहीं है, तो कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज करेगा, राइट। तो बताएं, कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंज डिक्रीज करना चाहिए, नंबर ऑफ फ्रिंज पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्या बताइए, ऑप्शन कौन सा पहला सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं इन यंग्स एक्सपेरिमेंट प्रूव्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ना। क्या बताइए, लाइट इज मेड अप ऑफ वेव, क्या यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को प्रूव करता है, क्योंकि लाइट्स इंटरफेरेंस कर रही हैं, ओके। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सेकंड सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं if intensity of each wave in the observed interference pattern in Young's double slit experiment is I naught, then for some point P where phase difference is phi, intensity I will be। तो बताओ I इक्वल टू हम लिखते थे I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव, ओके। आपसे कहा गया I1 और I2 दोनों I0 के बराबर, तो जो I रिजल्टेंट आप लिखेंगे, ये लिखेंगे I0 प्लस I0 प्लस 2 रूट I0 इंटू I0 cos फाइव। तो बताओ ये हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू 2I0 प्लस 2I0 cos फाइव, राइट। तो बताओ जो हमारे पास I आया, आप यहां से 2I0 कॉमन लेंगे तो बनेगा हमारे पास 1 प्लस cos फाइव, राइट। यानी बताइए ऑप्शन कौन सा फोर्थ यहां पे सही होता हुआ बालकों, ओके। 24 कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट ऑफ डायमंड इज the velocity of light in centimeter per second in diamond। तो बताइए आपको क्या लिखना है, velocity of light, तो v इक्वल टू लिखते हैं c by म्यू। c कितना बच्चों, मीटर पर सेकंड में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी 2, तो मीटर पर सेकंड में निकालते तो आता 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन कौन सा पहला यहाँ पे सही होता हो। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं इन YDSC एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा वाज 2 mm ऑन स्क्रीन 1 मीटर अवे फ्रॉम 0.5 mm अपार्ट स्लिट्स, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज, ओके। तो देखो आपको y की वैल्यू कितनी दी हुई है, कौन सा मैक्सिमा है, सेकंड मैक्सिमा, ओके। तो 2 mm दिया हुआ, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3। y को लिखते हैं मैक्सिमा के केस में n लैम्डा डी बाई डी इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। क्या बताएं, n दिया हुआ है कौन सा सेकंड मैक्सिमा, तो 2 इंटू लैम्डा, d दिया हुआ है तुम्हें स्क्रीन की वैल्यू 1, स्मॉल d दिया हुआ है तुम्हें 0.5 mm, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ओके। इक्वल टू आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 से 2 निकल लिया। क्या बताइए, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, राइट। यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इंटू 10 टू द पावर -7 या 500 नैनोमीटर, ओके।
यानी ऑप्शन कौन सा, तीसरा यहाँ पे सही होता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसके बाद आगे के सवाल दिवालिया सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर अभिषेक दिवोलिया। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ URTS 11 का डिस्कशन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन में कहा गया था वर्क फंक्शन ऑफ मेटल A एंड B आर इन रेशियो 1:2। ओके, तो बताओ पहले का वर्क फंक्शन अगर W है तो दूसरे का वर्क फंक्शन 2W हो गया, राइट। फ्रीक्वेंसी आपने F और 2F की लाइट इंसिडेंट करी A और B पर, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। तो बताओ पहले केस में Ke1 बराबर H इंटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन W, अगली बार K2 H इंटू 2F, न्यू की जगह 2F हो गया, वर्क फंक्शन 2W हो गया बेटा। तो जरा गौर से देखो, K2 बराबर 2 कॉमन ले लो अगर, तो ये HF माइनस W आ गया, और HF माइनस W K1 है, तो K2 बराबर 2K1 आ गया बच्चों, राइट। तो यहां से बताओ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 1/2। आंसर सेकंड होगा बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इफ द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल, ये बताओ वर्क फंक्शन दिया है, जूल में है, इल्यूमिनेटेड विद लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज, ये हर्ट्ज में दिया है, मैक्सिमम के ही जूल में ही पूछा तो नो प्रॉब्लम। तो बताओ के ई मैक्स बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, एच हुआ 6.63 इंटू 10 की पावर -34 इंटू न्यू की वैल्यू हुई 8 इंटू 10 टू दी पावर 14 माइनस, और वर्क फंक्शन हुआ 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो ये बताइए जरा, यहाँ पर ये बताओ -20 हुआ, चलो मैं -19 में ही अगर लेके आऊं तो -20 हुआ, तो ये हो गया 8 इंटू 0.663 इंटू 10 टू द पावर -19 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पर राइट, तो ये होगा 5.304 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, राइट। तो जरा बताओ, ये बन गया हमारा 2.1 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। पहला आंसर हो गया बच्चों 27 में। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, ये एकदम क्लियर है बच्चों। 28 नंबर, what will be the ratio of de Broglie wavelength of proton and alpha of same energy। तो बताओ लैम्डा डी ब्रॉगली H अपॉन MB की जगह रूट के अंदर 2m के दोनों का सेम दिया है। प्रोटॉन का मास अगर m है तो अल्फा में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास तो 4m हो गया। तो बताओ भाई लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, तो नीचे मास प्रोटॉन आएगा। देखो H2Ke सेम है, प्लैंक कांस्टेंट 2 और काइनेटिक एनर्जी बराबर दिया है, ये मास ऑफ अल्फा, तो ये आंसर आया 4m अपॉन m। तो आंसर आ गया 2:1। फर्स्ट आंसर 28 का, राइट, 28 का आंसर फर्स्ट। 29, the de Broglie wavelength of a particle accelerated with 150 volt is 10 to the power -10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम। तो याद करो, if it is accelerated by 600 volt, तो लैम्डा डी ब्रॉगली H अपॉन MB लिखो, या H अपॉन रूट के अंदर 2m Ke ट्रांसलेशनल लिखो, या H अपॉन रूट के अंदर 2m Q चार्ज को B वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, राइट। तो जरा सोचो, अगर 600 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया तो वेवलेंथ लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 रूट के अंदर, ठीक है। तो बताओ जरा, लैम्डा 2 तो वोल्टेज नीचे 600, ये 150,
तो ये आया 1/2, तो λ2 आया λ1/2, λ1 था 10⁻⁻10 मीटर यानी 1 एंगस्ट्रॉम बाई 2, तो आंसर होगा 0.5 एंगस्ट्रॉम बेटे। सेकंड आंसर 0.5 एंगस्ट्रॉम। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। A particle of mass m at rest decay into two particle of masses m1 and m2 having non-zero velocity। लो भाई, ये एक m मास है, रेस्ट पर है, ये दो मास में टूट गया m1 और m2 में। तो जरा सोचो, अगर ये रेस्ट पे है तो इन दोनों को मिलकर के मोमेंटम जीरो रखना है। तो अगर एक बताओ राइट जाएगा तो दूसरा लेफ्ट जाएगा, ताकि एक का मोमेंटम जितना प्लस का हो दूसरे का उतना माइनस का हो। तो मैं लगाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो ये हुआ माइनस m1v1 और ये हुआ प्लस m2v2। तो m1v1 बराबर m2v2 हो गया बेटे, ये आ गया m1v1, यानी मोमेंटम दोनों का बराबर। तो लैम्डा डी ब्रोगली क्या होता है, h/mv या h/p। तो बताओ मोमेंटम बराबर, तो दोनों का लैम्डा बराबर, आंसर 1:1। भाई मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो लैम्डा h/p दोनों के लिए बराबर होगा बेटे। नेक्स्ट 31, photoelectric effect takes place in element A. Its work function is 2.5 electron volt, right? And required wavelength is 5000 angstrom. And another element B is having work function of 3 electron volt. Then find out the wavelength that can produce photoelectric effect in B. Okay. बताओ 5000 एंगस्ट्रॉम, तो SC/λ 500, ये बराबर वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लैम्डा थ्रेशोल्ड है, तो अगली बार SC/λ थ्रेशोल्ड दूसरे का, और ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो क्यों ना हम ये पता कर लें कि दूसरे वाले मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लैम्डा थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए। तो डिवाइड कर दो, लैम्डा थ्रेशोल्ड अपॉन 5000, 2.5/3। तो यहां से बताओ लैम्डा थ्रेशोल्ड की वैल्यू बच्चों 2.5 इंटू 5000/3, ठीक है। तो ये बताओ 5000 है और ये 2.5 है, तो ये हुआ 10,000 और आधा 2500 यानी 12,500 बाई 3। तो ये आया 3, 4, 1, 2 बचा 6 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सेकंड मेटल के लिए, ये आ गई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो बताओ अगर मुझे सेकंड मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो वेवलेंथ शुड बी लेस देन लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो लैम्डा शुड बी लेस देन 4166 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आंसर हमारा ए हो जाएगा बेटा 4100। 4166 से कम चाहिए मुझे, 4166 एंगस्ट्रॉम से कम चाहिए, राइट। 32, photons of energy 6 electron volt are incident on a metal surface whose work function is 4 electron volt। एनर्जी बताओ फोटोन की 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। लो भाई मिनिमम, तो याद करो जब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते थे तो ये वर्क फंक्शन होता था जो कि सरफेस बैरियर को रिप्रेजेंट करता था। तो बताओ बेटे जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे सरफेस से, जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो यहाँ पहुंचता था Ke मैक्स लेकर के, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इनर से निकलते थे उनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ कम होती थी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 तक होती थी। तो आंसर पढ़ो बहुत अच्छे से, मिनिमम पूछा है तो
आंसर इसका हो जाएगा 0। जल्दबाजी में मैक्सिमम टिक मत कर देना, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो याद करो जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे बाहर उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से के मैक्स के बीच में लाई करती थी। कैथोड पर मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की रेंज होती थी 0 टू के मैक्स। आई थिंक क्लियर। अगला क्वेश्चन, when the momentum of a proton is changed by an amount p naught, the corresponding change in the d Broglie wavelength is found to be 0.25%। देखो ये 5% से कम लिखा है तो ये हम लोग एरर मेथड यूज करेंगे। then ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन, तो लैम्डा बराबर h अपॉन p है, तो यहाँ बताओ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा बराबर डेल्टा p बाई p होगा। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज हो गया, ये दिया गया 0.25%, डेल्टा पी हो गया पी नॉट और ये पी मुझे निकालना है और ये 100। तो ये बताओ 1/4 है बेटे और ये हुआ पी नॉट बाई पी और ये 400 हो गया। 1/4 100 इधर आ गया। यहां से बताओ पी की वैल्यू आ गई 400 पी नॉट। आंसर क्वेश्चन नंबर 34। इस ग्राफ का स्लोप पूछा तो कोई काइनेटिक एनर्जी है तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स। इसको दिखाना है वाई एक्सिस पे, इसको दिखाना है एक्स पे, तो ये लिखा है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, जहां पर एम की जगह स्लोप है तो स्लोप जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट। राइट। When a point source of light is at a distance of 1 meter from a photocell, cutoff voltage is V। बताओ ये फोटोसेल का एमिटर प्लेट है, ये पॉइंट सोर्स लाइट का सोर्स, मैं इससे पास लाऊं दूर ले जाऊं, इससे निकलने वाले फोटोन की एनर्जी एच न्यू बदलने वाली नहीं है। तो बताओ एच न्यू अगर वही है, मेटल वही है, तो के ई मैक्स वही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही होगा। तो जो कट ऑफ वोल्टेज है स्टॉपिंग पोटेंशियल वो बदलने वाला नहीं है। इस सोर्स को मैं पास लाऊं दूर ले जाऊं, इससे इंटेंसिटी तो बदलेगी प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इंटेंसिटी बदलेगी तो सैचुरेशन करंट बदलेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सरफेस से निकलने वाले के ई मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। आई थिंक क्लियर। तो आंसर वी ही रहेगा बच्चों। थर्ड इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लो भाई, फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बताओ फोटो करंट इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर रहे, तो एक गिवन फ्रीक्वेंसी की जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो बताओ निकलने वाले इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। तो सैचुरेशन स्टेट में कैथोड से एनोड पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर सेकेंड बढ़ जाएगी और उसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगी। राइट। तो इसका आंसर होगा, तो बताओ हम लोग ये पढ़ते भी हैं, फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा जाए तो आई सैचुरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। राइट। तो 36 का आंसर थर्ड हो जाएगा बच्चों। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना नंबर ऑफ फोटॉन से नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना तो के ई मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन से है। फोटॉन कितने भी आ रहा हो, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो के ई मैक्स नहीं बदलेगा, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, बिल्कुल गलत बात है। अप्लाइड वोल्टेज से फोटो करंट का कोई लेना देना है ही नहीं, सैचुरेशन करंट का कोई लेना देना है ही नहीं। 37, जब लैम्डा वेवलेंथ की लाइट डाल रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बी है, तो देखो SC बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर E इंटू वी।
अगली बार एस सी बाई 2 लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बराबर ई इंटू वी बाई 3। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में जरा 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इसमें, तो ये हो गया 3 एस सी बाई 2 लैम्डा माइनस 3 वर्क फंक्शन बराबर ई बी, और ई बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहां रखने जा रहा हूं, तो 3 एस सी बाई 2 लैम्डा माइनस 3 वर्क फंक्शन बराबर एस सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो इधर बचा एस सी बाई 2 लैम्डा, इधर बचा 2 वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन आ चुका है एस सी बाई 4 लैम्डा। तो ये हो गया एस सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड लैम्डा की वैल्यू आ गई है बेटा 4 लैम्डा। लैम्डा थ्रेशोल्ड आ गया 4 लैम्डा, आंसर राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। द स्टॉपिंग पोटेंशियल नेसेसरी टू रिड्यूस द फोटो करंट टू 0। बिल्कुल सही बात है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो करंट को 0 करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, याद करो, के मैक्स बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही होता था ई वी नॉट एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो वी नॉट न्यू बढ़ाने पे बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, तो आंसर होगा यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज विथ फ्रीक्वेंसी, राइट। यूनिफॉर्मली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत बोल देना क्योंकि वर्क फंक्शन का भी रोल है। यूनिफॉर्म न्यू बढ़ेगा तो वी नॉट बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, इसलिए यूनिफॉर्म इंक्रीज बोला गया क्योंकि लीनियर वेरिएशन है, राइट। इसका आप चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हैं, या वी नॉट या न्यू। तो ये बताओ वी नॉट बराबर फंक्शन देखो एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस डब्ल्यू एफ अपॉन ई। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा और ये फ्रीक्वेंसी न्यू थ्रेशोल्ड होगी, और इसका जो स्लोप है टेन थीटा वो एच अपॉन ई हो जाएगा, राइट। अब आइए जरा, radiation of 2 photons energy twice and 5 times of the work function are incident on metal surface, ratio of maximum velocity। तो बताओ भाई, एक बार एच न्यू 2WF है और एक बार एच न्यू 5WF है, तो उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछा इलेक्ट्रॉन का। तो पहले केस में एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स हाफ एम V1 स्क्वायर, ये V1 मैक्सिमम होगा सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों। इधर आ जाओ 5 वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन बराबर के ई मैक्स हाफ एम V2 स्क्वायर मैक्सिमम होगा, दोनों को डिवाइड कर दो 1/4 बराबर V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। तो V1 अपॉन V2 1:2 आएगा बेटे, 1:2, ये आंसर होगा 39 का। 40 नंबर देखिए, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल ऑन photoelectric emitter, photoelectrons are liberated, okay. For another emitter, however, light of 600 nanometer wavelength is sufficient to creating photo emission, यानी ये लैम्डा थ्रेशोल्ड है दोनों। What is the ratio of work function of the two emitter? तो चलो भाई SC/, लैम्डा थ्रेशोल्ड पहला वर्क फंक्शन, SC/, लैम्डा थ्रेशोल्ड दूसरा वर्क फंक्शन। तो बताओ W1 अपॉन W2 600 अपॉन 300 200/1, आंसर 2:1 बच्चों। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए, ये जो वेवलेंथ आपको दी गई है ये वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है बच्चों, राइट। लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी whose photons have energy 1 electron volt and 2.5 electron volt
are incident 1/1 on metal surface of work function this ratio of maximum energy. तो पहले में Ke max 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट h nu माइनस वर्क फंक्शन 0.5, अगले में K2 h nu 2.5 वर्क फंक्शन 0.5, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेशियो का इनका K1 अपॉन K2 0.5/2 1/4, आंसर 1/4, राइट। 42 में बताओ डिस्टेंस के साथ, तो बताओ मैंने अभी भी सिखाया था कि जो मेटल सरफेस से लाइट सोर्स है उसकी दूरी अगर ये r है तो जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन करंट। इसका मतलब सैचुरेशन करंट प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, आंसर डी 1/r², I करंट वर्सेस R। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट 43 में देखो, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट प्लॉट बिटवीन एनोड पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ इन दोनों की शुरुआत एक ही जगह से, तो दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, सेम मेटल पे किया गया है। अगर सेम मेटल पे किया गया तो एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन बराबर के मैक्स होता ई बी नॉट। देखो दोनों में बी नॉट बराबर तभी होगा जब न्यू बराबर, इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा। लेकिन बताओ दोनों की सैचुरेशन करंट अलग अलग है, यानी इंटेंसिटी ए का और बी का बराबर नहीं होगा। तो आंसर पहला एकदम सही लिखा बच्चों। सेकंड में देखो एफ ए बराबर एफ सी, तो ए और सी का बताओ भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, तो ये तो गलत हो गया इनसे। एफ ए बराबर एफ बी, आई ए बराबर आई बी गलत, एफ सी और एफ बी बराबर ये भी गलत है क्योंकि अलग अलग कट ऑफ वोल्टेज है, अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों की बराबर होगी अगर सेम मेटल सरफेस पर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा गया है, राइट। तो आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 में बच्चों हमसे कहा जा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ का ग्राफ है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं जरा। इक्वेशन बताओ भाई, के मैक्स बराबर एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, तो ये बताओ ई बी नॉट एच सी इंटू 1/λ माइनस वर्क फंक्शन। तो बी नॉट आ गया है एच सी अपॉन ई इंटू 1/λ माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई। इसको दिखाना वाई एक्सिस पे, ये एम एक्स प्लस सी हो गया, राइट। तो जो स्लोप है tan थीटा वो होगा बेटा एच सी बाई ई, ये स्लोप होगा एच सी बाई ई, राइट। लेकिन बताओ हमको रेशियो वर्क फंक्शन पूछा है, तो ये बताओ लैम्डा थ्रेशोल्ड है, ये लैम्डा थ्रेशोल्ड है क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। तो बताओ भाई एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन होता है, इसका मतलब W1 W2 W3 या phi1 phi2 phi3 का रेशियो जो होगा बेटा वो होगा 1/λ थ्रेशोल्ड 1, 1/λ थ्रेशोल्ड 2 और 1/λ थ्रेशोल्ड 3 का रेशियो। तो ये देखो जरा, ये 1/λ ही तो लिखा है, तो ये आंसर हो गया 1:2:4, ये आंसर होगा। तो ये तो हमारा वर्क फंक्शन का रेशियो आ गया 1:4। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है बेटा। अच्छा दूसरा तो गलत ही हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू एच बाई ई, ये भी गलत हो गया। tan थीटा एच बाई ई गलत हो गया, क्यों? क्योंकि tan थीटा तो एच सी बाई ई आ रहा है, राइट। तो इसमें वायलेट कलर लाइट कैन इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल 2 and 3। तो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हम ये चेक करेंगे कि क्या मेटल 2 और मेटल 3 से
वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वायलेट कलर के फोटोन की है। तो जब आप पाएंगे तो इसमें भी दोनों में से वो फोटोन जो है वायलेट कलर का इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। तो इसमें अगर एक ऑप्शन चुनना है तो हमको आंसर सही मिल चुका है, वो आंसर है फर्स्ट, राइट। Photon of frequency nu has a momentum associated with it. C is the velocity of light, the momentum h by lambda, और lambda को आप लिख सकते हैं c by nu, तो आंसर h nu by c, फर्स्ट आंसर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।